पारस यादव का जो मामला चला हुआ है, आपने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजने के लिए कईयों की तसल्ली कराऊंगा। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत बकवास शुरू कर रखी है, सबको लीगल नोटिस जाएंगे और सबको खड़े होकर के माफी मांगनी पड़ेगी। तुम फिर अपने चैनलों पर चलाओगे कि जिन लोगों ने फालतू की बकवास करी थी, आज उन्हें माफी मांगनी पड़ी। पारस यादव कहते हैं कि मैं भी 100 करोड़ दे दूंगा अगर मैं गलत हूं तो अभी सिंह को। वो तो नोटिस जाएगा उसके पास, जब पड़ेगा उसको तो वो भी कोर्ट में आकर के माफी मांगेगा। कोर्ट में लेके जाएंगे इस मामले को? कोर्ट में लेके जाएंगे इस मामले को? तो और क्या करूंगा, ऐसे लोगों का इलाज तो करना पड़ेगा मुझे। आप यूं बताओ मुझे, 23 साल बाद आरएस यादव को कैसे याद आया भी तेरे को जूतों से पीटा गया? इतने दिन चुप क्यों था? साजिश लगती है। बड़ी साजिश है। आप देख नहीं रहे, पिछले कई दिनों से प्रदेश के अंदर मेरे खिलाफ एक फिर मुहिम खड़ी की जा रही है। बारी बारी से कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस तरह के काम किए थे। कोई तुम इतने साल चुप क्यों थे? कोई मैम कांड की बात करता है, कोई ये कहता है मुझे गांव के थाने में ले जाकर के पीटा। जयप्रकाश कह रहा है कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। तो तू कांग्रेस में था, सरकार थी, बीजेपी में था, सरकार में शामिल था, तब इन चीजों की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? क्यों चुप बैठे थे भाई तुम? पारस यादव कहते हैं कि जेल से निकलने के बाद मैंने एक प्रेस वार्ता भी की थी, उस समय भी मैंने आवाज उठाई थी। कोई उसकी हार्ड कॉपी है? वो तो उसी के पास हो, कह रहा मैं। उसको अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वो पुलिस में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? कितने आयोग है उनमें जा सकता था। ये सब बकवास है। नमस्कार, विद्या न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। हरियाणा में इस समय जो पूर्व आईपीएस आरएस यादव और इनेलो प्रमुख अभय चौटाला का विवाद चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो 39 जूते मारने की बात आई, उसको अभय चौटाला सिरे से खारिज करते हैं और साथ में सवाल उठाते हैं कि ये बात 22-23 साल बाद क्यों उठाई जा रही है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? वो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं। फिलहाल वो जिंद पहुंचे थे और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल उठे तो उन्होंने वही बात फिर से दोहराई और साथ में कुछ ऐड ऑन कर दिया। वो कहते हैं कि जो महम वाले हैं, यानी कि महम मामला उठा रहे हैं, तो महम वहम वालों का मैं बहम निकाल दूंगा। सीधे सीधे वो वार करते हैं जयप्रकाश पर, जो कि मौजूदा सांसद हैं। और आरएस यादव को लेकर के जब सवाल पूछा जाता है तो वो यही सवाल जवाबी दाग देते हैं कि इतने दिनों बाद इस मामले को क्यों उठाया। क्या इससे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसके पीछे कोई साजिश है? फिर वो आगे जोड़ते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई और दिक्कत थी तो आयोग में तो जा सकते थे, आरएस यादव आयोग में क्यों नहीं गए? जब पत्रकार और ज्यादा इस पे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि छोड़ो इस मामले को, मैं कोर्ट में जाऊंगा और एक एक से जवाब लूंगा, सबसे माफी मंगवाऊंगा। लेकिन जिस समय अभय चौटाला ये बात बोल रहे होते हैं, उस वक्त उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा वो सीरियस है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कांग्रेस या बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है और उनको जो उनकी पार्टी वो मजबूत करने में लगे हुए हैं, उसको ये कमजोर करने की कोशिश है। यही वजह है कि वो इतने दिनों बाद ये मामला उठ रहा है। लेकिन आरएस यादव का कहना है कि उनका राजनीति से आज की डेट में दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल पोजीशन रखी है लोगों के सामने, ताकि लोग ये जान सके कि जब चौटाला परिवार का हरियाणा में राज था तब क्या होता था। और जैसे ही वो आरएस यादव ने ये बात रखी कि किस तरीके से उनके गुजरात कैडर में सस्पेंशन होने के बाद जब हरियाणा वो लौट करके आए तो जिंद में एक जबरदस्ती मामला बनाया गया कि उन्होंने वाहन के रख रखाव और तेल में 1 लाख का गड़बड़ किया है, लिहाजा उसकी वसूली के लिए उन पर मुकदमा ठोका गया। उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूं और जमा कर लीजिए इसको, तो इस पे वो नहीं माना था सिस्टम और उन्हें गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया था। और रिमांड पर लेने के बाद चौटाला चौकी में, जिंद कहां है, चौटाला चौकी कहां है, गौर कीजिएगा,
एकदम 2 जिलों का मामला। वहाँ से इनको लाया गया और खुद अभय चौटाला ने, जो आरएस यादव कह रहे हैं, उनको 39 जूते मारे थे, खून निकलने लगे थे। उस समय वो असहाय थे, बेबस थे। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो पुलिस अफसर थे, जो पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने ही कहा था कि इनकी हालत खराब हो रही है। तो साथ में वो ये भी जोड़ते हैं कि अभय चौटाला को बाद में दया आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हटाओ इसको, और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। फिर वक्त बदला, किसी भी आदमी के साथ वक्त एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। जब वक्त बदला तो उनका सस्पेंशन भी खत्म हुआ गुजरात में और बहाली भी हुई। उन्होंने फिर अपनी सर्विस पूरी की और 2022-23 में वो रिटायर होकर के आकर के हरियाणा में रहने लगे। तो ये तो रही अभय चौटाला, जो कि सिरे से खारिज कर रहे हैं। आरएस यादव का कहना है कि उनके साथ ये जाती हुई थी क्योंकि अजय चौटाला और अभय चौटाला को सिरसा में उन्होंने गिरफ्तार किया था। ये उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये काम किया। आरएस यादव का साथ में ये भी दावा करते हैं कि 3 जगह एसपी रहे, जींद, सोनीपत और सिरसा में ही गिरफ्तारी की थी और उन्होंने अपने नियम, जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से काम किया था। अपने वसूलों से कोई समझौता नहीं किया था और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री तक को जवाब दे दिया था, ये वो दावा करते हैं। 7 थानाध्यक्ष को एक साथ उन्होंने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि चौटाला बंधुओं की गिरफ्तारी करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये खुद उन्होंने ये बात बताई। अभय चौटाला कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात थी ही नहीं, ये उनको बदनाम करने की कोशिश है। अब बात करते हैं आरएस यादव की पत्नी अनुपमा यादव का। बीच में उनकी एंट्री हुई है। पहले आरएस यादव एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद अभय चौटाला की प्रतिक्रिया आती है कि वो 100 करोड़ का नोटिस देंगे, मानहानि का दावा करेंगे, जिसको खुद आरएस यादव चुनौती देते हैं कि आप करो, आप पहले 10 करोड़ जमा कराओ, फिर 100 करोड़ का दावा करो मानहानि का, फिर जो है हमारे पास जो कुछ है ले लेना और यदि न साबित कर सको तो हमें 100 करोड़ दे देना। यहां तक बात हो रही थी। अब अनुपमा यादव अचानक बीच में उनकी पत्नी, आरएस यादव की पत्नी जो कि पूर्व जज हैं, वो आई बीच में और एक के बाद एक फेसबुक पे 30, 35, 40 उन्होंने पोस्ट डाले और जिसमें चौटाला और उनके समर्थकों को उन्होंने आड़े हाथों लिया। क्योंकि दूसरी तरफ से जो मुहिम चले, देखिए दोनों पक्षों की तरफ से मुहिम चल रही है। चौटाला बंधुओं की तरफ से भी मुहिम चल रही है कि ये सब झूठ है और इस साजिश के तहत किया जा रहा है। जज साहिबा जो कि पूर्व जज है, अनुपमा यादव का कहना है कि चौटाला भक्तों, ये जो तुम मुहिम चला रहे हो सब समझ में आ रहा है। आज उन्होंने अभी एक नया पोस्ट डाला है और लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है क्योंकि उनको लेकर के जो बातें की जा रही थी अभय चौटाला की तरफ से भी, उनके समर्थकों की तरफ से भी, कि उनको भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किया गया था और बर्खास्त किया गया था। कुछ कमेंट में तो ये भी बात बोली गई कि सीबीआई ने अरेस्ट किया था। वो कह रही हैं उनको भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त नहीं किया गया था। नए लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने पूरी फैक्चुअल पोजीशन रखने की कोशिश की है कि उनको बेटी हुई थी, वो मेडिकल लीव पे थी। उन्होंने एक पत्र लिखा था हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ने कहा कि अपना लीव कैंसिल करके तुरंत ज्वाइन कीजिए। उन्होंने जो है हाई कोर्ट के उस पर सवाल उठा दिया था अपने पत्र में, जिससे हाई कोर्ट नाराज हो गया। उसके बाद उनको सस्पेंड और बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने कोई घपला घोटाला नहीं किया था, कोई उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ था, ये कहना है अनुपमा यादव को का। अब अनुपमा यादव लास्ट में कह रही हैं कि मैं अब इन चौटाला जी को कोर्ट में देखूंगी। अभी तक तो अभय चौटाला कह रहे थे कि जो है वो हम कोर्ट जाएंगे और एक केस से हिसाब लेंगे और फिर जो है तसल्ली कराऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि मैं भी फीस जुटा रही हूं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना चौटाला के पास है, लिहाजा मैं भी कोर्ट जाने की सोच रही हूं, मैं भी कोर्ट जा रही हूं ताकि मैं इस चौटाला से हिसाब बराबर कर सकूं। कहने का मतलब ये कि अब ये लड़ाई बढ़ चली है। देखिए वक्त वक्त की बात होती है। एक दौर था हरियाणा में जब चौटाला बंधुओं की और चौटाला परिवार की तूती बोला करती थी। पहले ताऊ देवीलाल मुख्यमंत्री थे, वो जन नेता थे, उनकी जमीनी पकड़ थी। उसके बाद राजनीतिक वारिस बने ओम प्रकाश चौटाला, जबकि चौधरी देवीलाल के 4 लड़के। उन्होंने अपने हिसाब से राज किया, उनका अपना शासन चलाने का अलग तरीका था। उस दौर के जो लोग हैं, चाहे वो सिस्टम में अधिकारी रहे हों, कर्मचारी रहे हों या हरियाणा के रहने वाले पुराने लोग हों,
वो बताते हैं कि किस तरीके से चौटाला परिवार का दबदबा रहता था हरियाणा में। सारा नियम कानून एक तरफ और चौटाला परिवार का आदेश एक तरफ, ऐसा लोग बताते हैं। दौर बदला, वक्त बदला, अब वही इनेलो है, वो दमखम नहीं रहा। वो इनेलो जो है वो टूटी। दो भाई ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला दोनों अलग हो जाते हैं। जब ओपी चौटाला जेल में थे शिक्षक उसमें नियुक्तियों के मामले में, उसी दौरान जो है नई जेजेपी बनती है जो कि अजय चौटाला के बेटों ने बनाई, दुष्यंत चौटाला और उनके भाई ने। और इधर इनेलो के प्रमुख हो गए अभय चौटाला। इनमें भी आपस में टग ऑफ वार चलता रहता है। अभी एकाकी बात हुई, किसी ने सवाल पूछ दिया, दोनों भाई इस पे बिदक गए, किस बात का एका। तो जेजेपी जब 10 सीटें जीती हरियाणा में और दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उस दौर में भी विधानसभा में अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच में बातचीत आपने सुनी होगी, देखी होगी, तो पता चल जाता है कि अभय चौटाला किस तेवर में बात करते हैं। वो भी विधानसभा में भी ऐसे ही बात करते थे जैसे कि उनका भतीजा हो। ये बात भूल जाते थे कि वो सूबे का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, विधानसभा से बाहर निकल करके भतीजे की तरह ट्रीट कर लीजिएगा। लेकिन अभय चौटाला का अंदाज नहीं बदला। बेशक अंदाज न बदला हो, लेकिन वक्त बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है। और अब अभय चौटाला कह रहे हैं कि कोर्ट में एक तसल्ली बख्श करूंगा, उसके बाद बताऊंगा, नोटिस देंगे, मुकदमा करेंगे। और साथ में वो सांसद जेपी को भी लपेट लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी बताई है उस दौर की जातियां। और बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण के आने के बाद उस दौर के लोग जो है जो प्रताड़ित रहे हैं, एक व्यापारी नेता का भी इंटरव्यू मैं देख रहा था, वो लोग जिक्र कर रहे हैं कि उस दौर में कैसे शासन व्यवस्था चलती थी, कैसे प्रताड़ित किया जाता था। उस व्यापारी नेता को भी मारा पीटा गया था थाने में, खूब प्रताड़ित किया गया था। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आरएस यादव या उनकी पत्नी के मन में इस चौटाला परिवार के लिए पूर्वाग्रह है, तो फिर और लोग जो सामने आ रहे हैं वो भी तो कुछ कह रहे हैं। तो उनकी जो बातें हैं वो तो अपने अनुभव से बता रहे हैं। अब जयप्रकाश क्यों अचानक बोले, वो व्यापारी नेता और बहुत सारे लोग, उस दौर के अधिकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं, आरएस यादव के साथ रहने वाले भी लोग आ रहे हैं जो उनके साथ रहे थे कि आरएस यादव कैसे अधिकारी रहे थे। वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक ईमानदार अफसर थे, जबकि चौटाला परिवार इसको नहीं मान रहा। अब चौटाला नहीं मान रहे हैं कि ईमानदार अधिकारी थे या इनकी पत्नी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में वो बर्खास्त हुई थी। लेकिन आरएस यादव के मामले में उनकी उस इमेज को नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि ये उस समय भी इनका सियासी मकसद था और उसी के तहत कार्रवाई हुई थी, किसी के इशारे पे हुई थी। तो जो आईपीएस अफसर होते हैं उनको तो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना होता है। आप बताइए इस समय पूरे देश में कौन सा ऐसा सूबा है जहां पर आईएएस या आईपीएस या स्टेट संवर्ग के अधिकारी स्वतंत्र होकर के काम कर सकते हैं। 90% को आप भ्रष्ट मान लीजिए, 90% का एसोसिएशन आप पॉलिटिकल पार्टी से मान लीजिए, 10% तो अफसर रहे होंगे। क्या वो स्वतंत्र होकर के फ्री माइंड से कानून के मुताबिक काम कर पाते हैं? जो सत्ता में बैठता है, जो मुख्यमंत्री होता है स्टेट में, बहुत कम अधिकारी होते हैं जो कह पाते हैं सॉरी सर ये काम नहीं कर पाएंगे, ये इलीगल है। अदरवाइज दाएं बाएं करके उस काम को करना ही पड़ता है। जो नहीं करता है, मान लीजिए ऐसे अधिकारी भी मिल जाएंगे, बेशक उंगलियों पे गिने हुए हों, सॉरी ये नहीं कर सकता, तो उनको बदल दिया जाता है, दूसरे को ले आकर के बिठा दिया जाता है, वो कर देता है। बहुत सारे राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, बाद में वो लोग जेल भी गए। तो ये है वस्तुस्थिति। अब ये देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे कोर्ट में, और अनुपमा यादव ने भी आज ताल ठोक दिया कि हम भी जाएंगे कोर्ट में, मैं फीस जुटा रही हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये चौटाला बंदी को बता के रहूंगी। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू।